क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं 9th क्लास में आपने सर्कल में जो कुछ भी आपने स्टडी कर रखा है उसको मैं एक बार यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो जितनी भी सर्कुलर शेप होती है वो सारी की सारी क्या होती है, सर्कल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील हो गया, क्लॉक है, की रिंग, बटन, उसके बाद चूड़ी और कॉइन्स, ये जितनी भी आपकी सर्कुलर शेप्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। अब इस शेप को हमें बनाना कैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक कंपास ले रखा है और इसके पॉइंट को हमने ए पॉइंट पे फिक्स कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने पेंसिल ले रखी है और इस पेंसिल को मैं एक फिक्स डिस्टेंस तक यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। तो जितनी भी ये जो डिस्टेंस है ये क्या हमारे पास यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने एक फिक्स डिस्टेंस लेके इस कंपास को हम ऐसे ओपन करेंगे। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ऐसे एक राउंड लगा दूंगा तो ये जो शेप बनेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल हो जाएगा। और कंपास जिस पॉइंट पे रखा था, यहाँ पे जो ए पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे हमने ओ ले रखा है और ओ पॉइंट क्या होता है, आपका सेंटर होता है। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। तो जो भी आपका फिक्स पॉइंट है, ए यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, ए यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट है उसको तो आप क्या बोलोगे, सेंटर बोलोगे। और जो फिक्स डिस्टेंस है, ये जो फिक्स डिस्टेंस यहाँ पे ओपी है, यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस क्या ओपी है, तो इस ओपी को मैं क्या बोलूंगा, इस ओपी को हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप इसको क्या बोलते हो, रेडियस को हम बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे ये जो फिक्स डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस यहाँ पे ओपी है, इसको हमने क्या बोल रखा है, रेडियस। और ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे क्या हमारे पास में ओ है और इसको हमने क्या बोल रखा है, सेंटर बोल रखा है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, सर्कल पे इन्फानाइट्स पॉइंट होते हैं। यहाँ पे पॉइंट हमने पी ले रखा है तो ऐसे मैं सर्कल पे देखूंगा तो कितने पॉइंट होते हैं, इन्फानाइट पॉइंट से ये सर्कल मिलके बना होता है। और ये जितने भी पॉइंट होते हैं इस सर्कल पे, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो इस सर्कल पे ये जितने भी पॉइंट है, अगर मैं इनको P1, P2, P3 ऐसे मैंने इसको यहाँ पे नाम दे रखा, लास्ट वाले को PN दे रखा है। तो ये जितने भी पॉइंट है इन सब की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इन सब की सेम होगी। और ये जो फिक्स्ड जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो जो रेडियस होती है वो क्या होती है आपकी, इस सेंटर से लेके इसके सर्कल पे जो पॉइंट है उनको मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर से एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका सेंटर हो गया और ये हमारे पास में हो गया सर्कल, या फिर इसको हम बोलते हैं वर्त। ओ को हम क्या बोलेंगे, सेंटर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम केंद्र बोलते हैं। अब इस सेंटर से मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, कहाँ पे, सर्कल के पॉइंट पे। इस पॉइंट को अगर मैंने P बोल रखा है तो O से P क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। O से P को मैं क्या बोलूँगा, रेडियस। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, ये जो आपका सर्कल वाले ये जो पॉइंट है, ये जो सर्कल जिस पॉइंट से मिलके बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। उसको आप क्या बोलोगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, परिधि। सरकमफ्रेंस इसको बोलेंगे। सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्त का परिमाप भी बोलते हैं। सरकमफ्रेंस की अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट P से अगर आपने चलना स्टार्ट किया इस सर्कल पे और वापिस अगर आप इस पॉइंट P पे आ जाते हो तो इसमें जो भी आपने डिस्टेंस कवर की है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे ऐसे कट लगाया और यहाँ से इस सर्कल को जितनी भी इसकी लेंथ है इसको आपने ऐसे फैला दी, तो ये जो लेंथ है इस लेंथ को भी आप क्या बोलते हो,
सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस भी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या था, कोड। कोड को आप हिंदी में क्या बोलते हो, जीवा। कोड को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, CHORD कोड, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, जीवा बोलोगे। तो कोड क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे हमने एक सर्कल ले रखा है और इसका सेंटर यहाँ पे O है। अब इस सर्कल पे कोई भी मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे पॉइंट P, यहाँ पे मैंने पॉइंट Q ले रखा है। अब P को अगर मैं यहाँ पे Q से मिला देता हूँ तो यहाँ पे ये जो PQ है, ये जो PQ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस सर्कल की कोड हो जाएगी, या फिर इसको हम जीवा बोलेंगे। तो लाइन टचेस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट 2 पॉइंट्स कॉल्ड कोड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये कोड, यहाँ पे देखो, अगर ये जो कोड है ये ऐसे आगे बढ़ेगी तो ये भी क्या मेरे पास में कोड है और ये भी आपके पास में कोड है। तो जो सेंटर से जो कोड जाएगी, यहाँ पे देखो P और यहाँ पे Q है, इसको मैं यहाँ पे कोई और नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्या बोल दिया, A, और इसको मैंने B बोल दिया। तो AB जो कोड है वो क्या कर रही है, वो सेंटर से जा रही है। तो सेंटर से जाने वाली कोड को आप क्या बोल दोगे, डायामीटर। सेंटर से जाने वाली कोड को क्या बोलेंगे, डायामीटर, या फिर इसको बोलते हैं व्यास। इसको मैं यहाँ पे स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रखा हूँ। इस सर्कल में आप क्या करना, ऐसे जो लाइन बनेगी सर्कल के अंदर, आप कितनी भी लाइन बना देना, ये सारी की सारी लाइंस क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी, जो सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। इन सब को हम क्या बोलेंगे, इन सब को हम बोलते हैं कोड बोलते हैं। अब अगर आपको बोले कि डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर के लिए आपको क्या कर देना है, जो भी कोड इस सेंटर से जाएगी, जो भी कोड इस सर्कल के सेंटर से जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे AB नाम दे दिया। तो ये जो AOB है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो AOB है ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। इसको हम क्या बोल देंगे, सर्कल का ये क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा। इसको स्मॉल d से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर आप इसको व्यास बोल सकते हो। सेंटर का ये जो O पॉइंट है वो इसका क्या होता है, सेंटर होता है। और सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो O भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब O को अगर मैं A से मिलाता हूँ तो OA भी यहाँ पे क्या मेरे पास में रेडियस है, तो ये भी R है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी R है, O से लेके B की डिस्टेंस भी R है। सेंटर से जो कोड पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो D है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो D है वो OA प्लस OB किसके इक्वल होगा, AO प्लस OB के। अब यहाँ पे देख सकते हो कि AO कितना R प्लस OB भी कितना यहाँ पे R, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2R के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि जो डायमीटर है वो 2R के इक्वल होता है। इसका मतलब डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है, डबल होता है। आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो ये 2 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, D/2। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, आपका लॉन्गेस्ट कोड होता है। डायमीटर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कोड होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे लंबी जीवा। डायमीटर है वो सबसे लंबी जीवा होता है। तो ये पॉइंट्स आपको डायमीटर में पता होना चाहिए। उसके बाद में एक पॉइंट आप और ध्यान में रख सकते हो, देखो जितने भी डायमीटर्स होंगे उन सब की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, सेम होगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना रखा है, ये इसका जो सेंटर है वो O है। अब देखो डायमीटर के लिए क्या करना, वो सेंटर से जाएगा। तो AB यहाँ पे क्या है, इसका ये डायमीटर ऐसे बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद में यहाँ से देखो ये मैंने एक PQ ले रखा है, PQ भी यहाँ पे क्या है, इसका डायमीटर है। उसके बाद में आपने यहाँ पे ऐसे मिला रखा है, इसको मैं S लेता हूँ, इसको R लेता हूँ, तो ये भी एक यहाँ पे डायमीटर है। तो ऐसे आप कितने भी इसके डायमीटर बना लेना,
जो यहाँ पे इसके सेंटर से जाएंगे। तो इन सब की लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम होगी। यहाँ पे देखो ए बी इक्वल होगा किसके, पी क्यू के, इक्वल होगा एस आर इक्वल्स टू एक्स वाई के। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी सेंटर से जो लेंथ है वो क्या होगी, रेडियस। देखो ओ से अगर मैं ए मिलाऊं तो ये भी आर है, ओ से बी भी कितना आर है। तो यहाँ पे देखो डी इक्वल्स टू कितना आएगा, 2r आएगा, ए भी कितना आएगा, 2r आएगा। उसके बाद में ओ से मैं पी मिलाऊंगा तो भी ये आर हो जाएगा, ओ से क्यू मिलाऊंगा तो ये भी क्या मेरे पास रेडियस है, तो ये भी कितना आएगा, 2r आएगा। उसके बाद देखो सेंटर को अगर मैं एस से मिलाऊंगा तो ये रेडियस है, सेंटर को अगर मैंने आर से मिला है तो भी ये रेडियस है, ये भी 2r आएगा। सेंटर से एक्स को मिलाएंगे आर, सेंटर को वाई से मिलाऊंगा आर, तो यहाँ पे भी कितना, 2r। तो डायमीटर्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, सेम होती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो अगर मैं सरकमफ्रेंस की फॉर्मूले की बात करता हूँ तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास में क्या हो जाता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। तो परिधि है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर के। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, रेडियस का मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बता रखा कि जो डायमीटर वो कितना होता है, 2r होता है। यहां से मैं रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा, d/2। और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के। सर्कल के अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया या फिर क्षेत्रफल, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर के। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या था, सर्कुलर रीजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास में, सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या होता है, इसको हिंदी में आप बोलते हो वर्तीय क्षेत्र। सर्कुलर रीजन या फिर वर्तीय क्षेत्र को समझने के लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना रखा है। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो क्या हो गया, ओ हो गया। अब सर्कल है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वो इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। 3 पार्ट इसके कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल। ये जो सर्कल के अंदर का जो एरिया है उसको आप क्या बोलोगे, इनसाइड ऑफ ए सर्कल। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट है वो क्या, सर्कल के अंदर आएंगे। दूसरा देखो, ये जो सर्कल है इस पे भी आपके पास में पॉइंट होंगे, तो जो सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट है उनको हम क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्कल वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो सर्कल के बाहर भी ऐसे पॉइंट होंगे। सर्कल के बाहर यहाँ पे जो पॉइंट होंगे उन सब को हम क्या बोल देंगे, आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो ये जो पॉइंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आउटसाइड ऑफ ए सर्कल। तो ये सर्कल के बाहर के पॉइंट है, ये सर्कल के बाहर के पॉइंट है। और कुछ पॉइंट है वो सर्कल जिन पॉइंट से मिलके बना होता है वो सर्कल के ऊपर पॉइंट होंगे, और इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पे देखो सर्कल है वो प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ऐसे ले रखा है एक्स, और यहाँ पे वाई ले रखा है, और यहाँ पे इसका ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये सेंटर है, इस पॉइंट को मैंने अगर 3 ले रखा है और इस पॉइंट को भी मैंने 3 ले रखा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई सेंटर पे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट मैंने ले रखा है, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे 4 और वाई एक्सिस पे 4, तो ये पॉइंट देखो 4,4 है वो क्या होगा, सर्कल के ऊपर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे मैंने 2 ले रखा है, और यहाँ पे भी मैंने कितना 2 ले रखा है। तो 2,2 वो कितना हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो ऐसे आप देख सकते हो कि जो भी सर्कल होता है वो एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आउटसाइड वाले जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर पार्ट। और जो इनसाइड है उसको हम क्या बोल देंगे, इंटीरियर। इसको आप क्या बोल दोगे, इंटीरियर बोलोगे। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, जिन पॉइंट से ये सर्कल बना होता है। अब ये 3 पार्ट में तो इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो सर्कुलर रीजन है वो क्या होता है, देखो सर्कुलर रीजन के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सर्कल जिन पॉइंट से मिलके बना है, देखो सर्कल जिन पॉइंट से मिलके बना है वो पॉइंट प्लस इनके जो अंदर वाले पॉइंट है, ये जो एरिया होगा
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या होता है, जिन पॉइंट से सर्कल मिलके बना होता है और उसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है सर्कल के अंदर, वो क्या होगा, सर्कुलर रीजन, या फिर उसको हम बोलते हैं वर्तीय क्षेत्र। आई होप आपको ये सर्कुलर रीजन समझ में आया होगा। अब इसके बाद में मैं चलता हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास में क्या आ जाता है, आर्क आ जाता है। आर्क को हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। अब ये आर्क या फिर ये जो चाप है ये क्या होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर यहाँ पे ओ हो गया। अब ये जो आर्क होता है वो क्या होता है, सर्कल का एक पार्ट होता है। सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जो भी दो पॉइंट है, देखो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले रखे हैं, एक पी, एक मैंने क्यू ले रखा है। यहाँ पे एक सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर ओ है और इसकी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट ले रखा है पी एंड क्यू। अब पी को मैं यहाँ पे क्यू से मिलाऊंगा, पी को मैंने क्यू से मिला दिया, तो ये जो आपका आर्क है इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आर्क है, ये जो P से Q वाला ये आर्क है, ये क्या इसका स्मॉलर पार्ट है। अब ये दूसरा यहाँ पे देखो, ये बड़ा वाला आर्क भी ऐसे ऊपर की साइड इसके बन रहा है। तो यहाँ पे देखो जो ऊपर की तरफ जो बन रहा है यहाँ से ऐसे, ये जो ऊपर वाला जो पूरा आर्क है, ये आपका क्या है, इसका लार्जर पार्ट है। तो ऊपर की साइड वाला जो आर्क है ये क्या, इसका लार्जर पार्ट है। और यहाँ पे ये जो आर्क आपके पास में बना हुआ है, यहाँ पे जो आर्क बना हुआ है ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका स्मॉलर पार्ट है। ये इसका स्मॉलर पार्ट या फिर इसका छोटा भाग है, और ये लार्जर पार्ट या फिर इसका ये बड़ा भाग है। अब ये जो लार्जर पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कौन सा आर्क बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। मेजर आर्क को आप क्या बोल दोगे, दीर्घ चाप। इसको आप क्या बोलोगे, दीर्घ चाप बोलोगे। उसके बाद में P से Q, ये जो आपके पास में आर्क है ये स्मॉलर पार्ट है इसका। स्मॉलर पार्ट को हमें यहाँ पे क्या बोल देना, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, या फिर इसको आप बोल दोगे लघु चाप बोलेंगे। तो आर्क आपके पास में क्या होता है, सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। तो ये जो आपके पास में स्मॉलर आर्क है इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क या लघु चाप। अब देखो P से Q अगर मैं ऐसे ऊपर की साइड से इसको मिलाऊंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट को हम क्या बोल देंगे, मेजर आर्क, या फिर इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखो मैं यहाँ पे फिर से एक मैंने यहाँ पे सर्कल यहाँ पे बना रखा है। सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे क्या, इसका O है। अब सरकमफ्रेंस पे मैंने दो पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे मैंने P ले रखा है, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, Q लूंगा। अब ये जो PQ है इस सर्कल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस सर्कल को देख लो, P को मैं अगर यहाँ से मिलाऊंगा और यहाँ पे नीचे की साइड से, तो ये दोनों यहाँ पे क्या आपके पास में इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे देखो P को अगर मैं Q से मिलाऊंगा तो ये इसके सेंटर से जाएगा, तो PQ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे कोड है और जो कोड सेंटर से जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो PQ यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में डायमीटर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो PQ यहाँ पे डायमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो P से ये जो ऊपर की साइड वाला पार्ट है और यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है ये दोनों इक्वल है। P को अगर मैं यहाँ पे Q से मिलाता हूँ ऐसे, यहाँ पे ये जो आपके पास में आर्क बना है, उसके बाद में P को अगर मैं ऊपर से ऐसे मिलाता हूँ तो ये जो दोनों आर्क है यहाँ पे इक्वल है। तो इनको हमें क्या बोल देना, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अर्धवर्त, इसको हम बोलेंगे अर्धवर्त। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेमी सर्कल होगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आर्क अगर सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या, सेगमेंट। तो सेगमेंट को मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, सेगमेंट होता है हमारा वर्तखंड। सेगमेंट क्या होता है, वर्तखंड होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, एक यहाँ पे सर्कल बना लेना है। सर्कल का सेंटर यहाँ पे O है। अब यहाँ पे मैं एक कोड बना देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने P लिया, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे Q पॉइंट लेता हूँ। P से Q को मिलाएंगे तो ये इसकी एक हो गई कोड। और यहाँ पे देखो P से Q, ये इसका क्या होता है, आर्क होता है। सरकमफ्रेंस वाले को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। और PQ यहाँ पे ये इसकी हो गई कोड। अब इन दोनों के बीच का जो आपका एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, कोड और आर्क से जो एरिया बनता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो आपके पास में सेगमेंट है, इसमें एक तो ये नीचे की तरफ इसके पास में एरिया है, दूसरा इसमें यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा एरिया होगा। यहाँ पे मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर यहाँ पे O है। PQ यहाँ पे मैंने एक इसकी कोड बना रखी है। अब PQ और यहाँ पे ये जो आर्क है, यहाँ पे ये जो इसका एरिया है, इसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर की साइड भी आपके पास में ऐसे ये इसका एरिया हो जाएगा। तो ये जो आपके पास में ऊपर वाला एरिया है, जो ज़्यादा एरिया है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, जो आपका लार्जर एरिया है या फिर बिगर एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। उसके बाद में ये जो आपके पास में जो नीचे वाला जो एरिया है, ये कम जो एरिया इसका स्मॉलर जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। इसको आप क्या बोल दोगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। और यहाँ पे ये जो मेजर सेगमेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दीर्घ वर्तखंड। सेगमेंट अगर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे इसका सेंटर O हो गया। अगर PQ इस सेंटर से जा रही है, PQ इसके सेंटर से जा रही है, तो ये इसका डायमीटर हो गया। अब ये यहाँ पे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, बट मैंने यहाँ पे फ्री स्केच ऐसे इसका ड्रॉ कर रखा है। देखो आपको इसके जो नोट्स मिलेंगे वहाँ पे ये डायग्राम प्रॉपर बने हैं। आप इसको अच्छे से देखते रहो, समझते रहो, वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर रीजन। इसको क्या बोल दोगे, सेमी सर्कुलर रीजन। अब ये जो नीचे वाला इसका जो एरिया है वो भी यहाँ पे सेम है, तो इसको भी मैं क्या बोलूँगा, सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो अगर ये जो सेगमेंट है इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसके सेंटर से अगर जाएगा तो यहाँ पे ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इनको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्धवर्तीय, अर्धवर्तीय क्षेत्र, अर्धवर्तीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा। सेगमेंट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्टर। तो सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। सेक्टर को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। सेक्टर क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मैं दो पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने P ले रखा है, यहाँ पे मैंने Q ले रखा है। तो ये जो PQ इसका क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। P को सर्कल के सेंटर से मिलाऊंगा, उसके बाद में Q को भी इस सर्कल के सेंटर से आपको मिला देना है। अब ये जो OP है वो क्या इसकी रेडियस है, OQ भी इसकी रेडियस है। तो सर्कल की जो रेडियस है उनके और आर्क के बीच में जो एरिया बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो आप इसमें क्या बोल दोगे कि एक यहाँ पे जो आर्क है आपके पास में PQ, इसके एंड पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे सेंटर से मिलाता हूँ तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, सेक्टर, या फिर उसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड बोलते हैं। अब ये भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये जो आपके पास में स्मॉलर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। PQ यहाँ पे माइनर आर्क है, तो यहाँ पे ये जो आपका सेक्टर वाला एरिया है
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसको क्या बोल दोगे, माइनर सेक्टर। लघु त्रिज्यखंड P को अगर हम ऊपर से ऐसे Q से मिलाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो मेजर आर्क से जो यहाँ पे सेक्टर बनेगा वो सेक्टर आपका कौन सा हो जाएगा, मेजर सेक्टर होगा। मेजर सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर दोनों त्रिज्याखंड अगर इक्वल हो गए, इसका ये सेंटर यहाँ पे O हो गया। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, एक यहाँ पे P और एक यहाँ पे Q पॉइंट है। P को यहाँ पे सेंटर से मिलाऊंगा, उसके बाद Q को भी मैंने यहाँ पे सेंटर से मिला रखा है। तो PQ यहाँ पे क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। अब यहाँ पे ये जो दोनों आपके पास में सेक्टर है ये दोनों इक्वल है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। तो इसको आप क्या बोल दोगे, सेमी सर्कुलर रीजन या फिर अर्धवर्तीय क्षेत्र हो जाएगा। जब भी आपके पास में सेक्टर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको क्या बोल देना, सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। अब इसके बाद में हम कुछ थ्योरम्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे जो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखा है। थ्योरम्स का मतलब क्या हो जाएगा, प्रमेय होता है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट इसमें आपको क्या पता रखना है कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसका सेंटर यहाँ पे हमने O ले रखा है। अब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोड ले रखी है। तो कोड क्या होती है, जो इसके सरकमफ्रेंस के जो पॉइंट होते हैं 2, उनको मिलाने से बनती है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक AB ले रखा है, AB इसकी क्या यहाँ पे कोड है, AB यहाँ पे इसकी कोड है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक कोड और ले रखा है इस तरफ। इस कोड को देखो, इससे बाहर नहीं लेके जाना, ये आपकी इस सर्कल तक ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी ले रखी है कोड, कौन सी, CD। अब AB एंड CD अगर यहाँ पे इक्वल है, इफ AB है वो CD के इक्वल है, इसका मतलब दोनों कोड्स की जो लेंथ है वो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इक्वल है। कोड के एंड पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर से मिला देता हूं, तो A को मैंने यहाँ पे O से मिला दिया, B को O से मिलाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में सेंटर पे एंगल बनेगा। उसके बाद में C को मैंने यहाँ पे O से मिला दिया है, उसके बाद D को भी मैं इसके सेंटर से मिला दूंगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे थीटा है, तो इस तरफ भी क्या होगा, थीटा होगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोड्स हमारे पास में इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, एंगल COD के। क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास में कोड्स की लेंथ अगर इक्वल गिवन है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास में कोई कोड्स है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है तो उनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, और लगा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इफ एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, देन उस केस में ये जो AB है वो CD के इक्वल होगा। क्या मतलब है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। जो कोड्स की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। कि अगर हमारे पास में कोड्स अगर इक्वल है तो उनका जो आर्क है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या मतलब है, यहाँ पे देखो कोड्स है उनका आर्क इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना रखा है, यहाँ पे मैं 2 कोड लेता हूँ। एक कोड मैंने यहाँ पे ले रखी है PQ और दूसरी कोड मैंने यहाँ पे ले रखी है SR। तो इस पॉइंट में क्या ध्यान में रखोगे, इफ PQ इक्वल्स टू SR, ये दोनों कोड अगर इक्वल है तो उस केस में जो आर्क यहाँ पे बनेगा, कौन सा आर्क बनेगा, देखो PQ ये वाला जो आर्क है, ये आर्क और यहाँ पे जो R से लेके S वाला ये जो आर्क है, ये दोनों आर्क यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आर्क है और ये भी यहाँ पे आर्क है। तो इफ PQ है वो SR के इक्वल है, अगर दोनों कोड हमारी इक्वल है तो ये यहाँ पे इक्वल आर्क बनाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्क PQ इक्वल होगा आर्क RS के। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास में 2 आर्क इक्वल है, देखो P से Q वाला आर्क
और यहाँ पे आर से एस वाला अगर आर्क इक्वल है, आर्क पी क्यू इक्वल है आर्क आर एस के, देन उस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो दोनों कोड्स है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पी क्यू है वो आर एस के इक्वल होगा। तो आपको ये वाइस वर्सा स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास में दो आपको कोड गिवन है, वो दोनों अगर इक्वल है तो इनसे जो बनने वाला आर्क है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर आपको क्या बोलेगा कि दो आर्क है वो इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोड बनेगी वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके बाद में एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर मैंने सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ओ है, तो यहाँ पे अगर मेरे को आर्क इक्वल गिवन है, आर्क यहाँ पे इक्वल है, एक पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ पे Q लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने R ले रखा है, यहाँ पे मैंने S ले रखा है। तो आर्क इनका इक्वल है, मतलब देखो P से Q ये आर्क है और यहाँ पे R से S ये दोनों आर्क यहाँ पे इक्वल गिवन है। अभी अभी हमने देखा कि जब आर्क इक्वल होगा तो यहाँ पे जो कोड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से जो कोड बनेगी, देखो P को मैंने Q से मिला दिया और R को मैं S से मिला दूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो आपकी कोड बनी है वो भी क्या होगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। अब कोड यहाँ पे इक्वल है। अभी अभी इससे पहले भी हमने क्या पढ़ रखा है कि जब कोड हमारे पास में इक्वल है तो वो सेंटर पे क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाती है। तो यहाँ से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, P को O से मिलाऊंगा, उसके बाद में Q को भी O से मिलाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से S को O से मिला देना और R को O से मिलाएंगे। अब ये जो एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। एंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आर्क यहाँ पे इक्वल है तो उनसे जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इसका सेंटर यहाँ पे O है। अब अगर आपको यहाँ पे दो कोड गिवन है, एक कोड मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, यहाँ पे मैं लेता हूँ PQ, और दूसरी जो कोड मैंने यहाँ पे ले रखी है वो RS है। दूसरी कोड यहाँ पे RS हमने ले रखी है। हमें अगर गिवन है कि इफ PQ है वो RS के इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि जो कोड्स है वो यहाँ पे इक्वल है। तो उस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे अगर डिस्टेंस को मैं D लेता हूँ और इससे भी जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो D है, तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान में रख सकते हो, अगर O इस PQ को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको अगर मैं L नाम देता हूँ, और RS को अगर ये M पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, देन ये जो OL है वो इक्वल होगी किसके, OM के। तो ध्यान में क्या रखना है कि अगर कोड्स हमारे पास में इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगी, सेंटर से इक्वल दूरी पे या समान दूरी पे होगी। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको आप कैसे बोल सकते हो कि अगर हमें ऐसे दे दे कि इफ OL सर्कल के सेंटर से समान दूरी पर दो हमें कोड गिवन है तो उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, PQ RS के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे आपको दो पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि दो कोड्स अगर मुझे इक्वल गिवन है, PQ RS के इक्वल गिवन है, तो वो सेंटर से क्या हो जाएगी, समान दूरी पे होगी। सेंटर से इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर सेंटर से कोड की जो आपको डिस्टेंस है वो अगर सेम गिवन है, तो उस केस में ये जो कोड है इनकी जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। PQ है वो RS के इक्वल हो जाएगी। ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
सर्कल के सेंटर से यहाँ पे मैंने सर्कल बना रखा है, इसका सेंटर O हो गया। यहाँ पे मैंने एक कोड ले रखी है PQ। तो सर्कल के सेंटर से अगर मैं इस कोड PQ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ का मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक यहाँ पे हमें कोड गिवन है और सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस कोड पे, तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इफ इस पॉइंट को अगर मैं M बोलता हूँ, इफ OM परपेंडिकुलर PQ, देन उस केस में क्या ध्यान में रखना कि जो PM है वो इक्वल होगा MQ के, PM इक्वल होगा MQ के। तो ध्यान में क्या रखना है कि सेंटर से किसी कोड या जीवा पे डाला गया परपेंडिकुलर या फिर लंब, वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा या फिर उस जीवा को समद्विभाजित करेगा। वाइस वर्सा या फिर इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपको कैसे ध्यान में रखना है कि एक यहाँ पे हमें कोड गिवन है और सेंटर से एक मैं लाइन इस पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये लाइन इस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये जो आपके पास में लाइन है वो क्या होगी, इस कोड के परपेंडिकुलर होगी। क्या मतलब है कि इफ PM इक्वल्स टू MQ अगर मुझे गिवन है, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि OM है ये परपेंडिकुलर होगा PQ के। कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर मुझे गिवन है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो यहां से एक सर्कल आपका बनेगा। ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल बनेगा अगर मुझे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, असरेखी। असरेखी या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि वो एक लाइन पे नहीं होंगे। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है A B C, ये यहाँ पे मेरे को ऐसे 3 पॉइंट गिवन है, तो इन 3 पॉइंट से आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से एक सर्कल ऐसे बना सकता हूँ। तो अगर मुझे 3 पॉइंट है वो अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो वहाँ से आपके पास में ओनली वन सर्कल बनेगा, ओनली वन सर्कल बनेगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, देखो अगर मेरे पास में ओनली सिंगल पॉइंट गिवन है, तो सिंगल पॉइंट से मैं कितने सर्कल बना सकता हूँ, इस पॉइंट से मैं इन्फानाइट सर्कल बना सकता हूँ। यहाँ से भी आपका ये सर्कल बन गया, ऐसे भी इसका सर्कल बन गया। तो इस पॉइंट से आप कितने भी सर्कल ऐसे करके बना सकते हो, अलग अलग रेडियस के। ऐसे मैं इसमें से कितने भी सर्कल में बना सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, अगर मेरे पास में ओनली वन पॉइंट गिवन है, ओनली वन पॉइंट गिवन है, तो वन पॉइंट से कितने सर्कल बनेंगे, इससे इन्फानाइट सर्कल बनेंगे। कितने सर्कल जाएंगे एक पॉइंट से, इन्फानाइट, या फिर इसको हम बोलते हैं अनगिनत। इन्फानाइट या फिर अनगिनत सर्कल बनेंगे एक पॉइंट से। अगर मेरे पास में 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट का मतलब यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले रखा है, इस पॉइंट को P बोलता हूँ, इसको मैं Q बोलता हूँ। तो इस पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं, देखो एक मैंने ऐसे बनाया जो इन दोनों पॉइंट से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कितने भी आप सर्कल बना सकते हो। ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से यहाँ पे भी आपसे इन्फानाइट सर्कल बन जाएंगे ऐसे करके। इन दोनों पॉइंट से मैं यहाँ पे इन्फानाइट सर्कल ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर मेरे पास में सिंगल पॉइंट गिवन है, वहाँ से भी इन्फानाइट सर्कल बनेंगे। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, वहाँ से भी क्या बनेंगे, इन्फानाइट सर्कल बनेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर 3 पॉइंट गिवन है वो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब वो एक लाइन पे नहीं आने से। यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। AB एक लाइन पे है, BC भी एक सेम लाइन पे,
बट ये जो तीनों पॉइंट है वो सेम लाइन पे नहीं है, वो अलग अलग लाइन पे। तो यहाँ से एक ही सर्कल बनेगा। ऐसा एक ही सर्कल पॉसिबल है जो 3 कोलिनियर पॉइंट से बन जाए। अब इसके बाद में अगर आपसे बोल दे कि अगर 3 पॉइंट मुझे कोलिनियर गिवन है, 3 पॉइंट यहाँ पे क्या गिवन है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे कोलिनियर पॉइंट्स मेरे को 3 गिवन है, तो इससे कितने सर्कल बनेंगे। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट ले लो, एक मैंने लाइन ले ली, इस पे मैंने 3 पॉइंट ले रखा है, ए बी एंड सी। इनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक ही लाइन पे वो पॉइंट होंगे, उनको हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, तो यहाँ से एक सर्कल बनेगा। अब इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल बनेंगे यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ ए एंड बी को लेके, तो एक सर्कल बन जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि एक सर्कल मैंने यहाँ पे और बना रखा है, ए और सी को लेके मैं सर्कल बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 सर्कल बना रखा है। एक सर्कल तो मेरे पास में यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी। दूसरा सर्कल मैंने ऐसे ले रखा है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी पॉइंट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट इसका सी है। तो देखो ए बी पॉइंट को लेके जब मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो सी पॉइंट है वो सर्कल के क्या आ रहा है, आउटसाइड में आ रहा है। अगर मैं ए एंड सी को लेके बना रहा हूँ, ए एंड सी को लेके जब मैं सर्कल बनाऊंगा, तो ये जो बी पॉइंट है वो क्या आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी मेरे पास में 3 पॉइंट है और वो तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, सरें की हैं, तो यहाँ से कोई भी सर्कल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी सर्कल नहीं बना पाएंगे। इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं कि जब भी हम सर्कल बनाएंगे तो जो तीसरा पॉइंट है वो या तो सर्कल के बाहर होगा या फिर वो सर्कल के अंदर होगा, बट वो सर्कल पे तीनों पॉइंट एक साथ नहीं आएंगे। जब हमें तीनों पॉइंट कोलिनियर गिवन है, उस केस में हम कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर एक पॉइंट गिवन है या 2 पॉइंट गिवन है, तो वहां से तो इन्फानाइट सर्कल बनेंगे। अगर 3 पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं है, तो वहां से ओनली 1 सर्कल बनेगा। अगर 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन में, तो वहां से कोई भी सर्कल नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, एक हमें यहाँ पे सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। इस सर्कल पे अगर मैं एक आर्क लेता हूं, तो आर्क में आपको क्या बता रखा है, सरकमफ्रेंस पे हमें 2 पॉइंट ले लेने। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये इसका क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा। तो पी क्यू यहाँ पे क्या हो गया, इसका आर्क हो गया। अब ये जो आर्क है ये यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बनाएगा, तो पी को आपको क्या करना, ओ से मिला देना है। उसके बाद में क्यू को भी मैं यहाँ पे ओ से मिला दूंगा, तो यहाँ पे कुछ न कुछ एंगल बनेगा। अब इसके बाद आपको क्या कर देना है, ये जो सर्कल रह गया इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पे जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लेना। यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट ए ले रखा है, तो ए को क्या करना, इस पी से मिला दो, और ए को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्यू से मिला दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ न कुछ एंगल बनेगा। इस एंगल को अगर मैंने यहाँ पे थीटा बोल रखा है, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पे भी जो एंगल बनाए। तो अगर यहाँ पे ये थीटा बना रहा, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा। पी क्यू यहाँ पे माइनर आर्क है, तो इसको हम एंगल बोलेंगे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मेजर आर्क लेता हूँ, तो यहाँ पे हमने सर्कल बना लेना है, इसका सेंटर हमने ओ ले रखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे P ले रखा है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने Q ले रखा है, तो P को मैं Q से यहाँ पे मिलाऊंगा। तो ये जो आर्क है वो कौन सा आर्क होगा, ये हमारे पास में मेजर आर्क है। मेजर आर्क या दीर्घचाप, P को O से मिला देना, Q को भी O से मिला देना। अब जो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, इसमें हमें एक पॉइंट ले लेना है। इसमें अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले रखा है ए, P है, इसको A से मिला देना है। उसके बाद में Q को भी हमें A से मिला देना है। यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बनेगा, थीटा, और यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा
वो कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। माइनर आर्क या फिर मेजर आर्क, ये दोनों से जो एंगल बनेगा वो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होगा इसके रिमेनिंग पार्ट पे, कहीं पे भी एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी ये 2 थीटा ही बनेगा। बट जब मेजर आर्क होगा तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हमें बोलना रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल को आप क्या बोल सकते हो, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे जब आपके पास में मेजर आर्क हो। माइनर आर्क है तो वहां पे आप डायरेक्ट क्या बोल देना, एंगल बोल देना है। सेम सेगमेंट में बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इसका सेंटर हमने यहाँ पे O ले रखा है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P ले रखा है और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने Q ले रखा है। ठीक है, अब ये जो P है इसको मैं यहाँ सेंटर से मिला दूंगा, Q को भी मैंने यहाँ पे इस O से मिला रखा है। अब आपको क्या करना, सेम सेगमेंट, यहाँ पे 2 सेगमेंट आ गया, एक तो ये ऊपर और एक ये नीचे वाला। तो अगर मैं सेम सेगमेंट इस ऊपर वाले में एक पॉइंट यहाँ पे A लेता हूँ और दूसरा पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे B ले रखा है तो A को मुझे यहाँ पे P से मिला देना, A को P से मिला दूंगा और A को मैं यहाँ पे Q से मिला दूंगा। तो यहाँ पे एंगल अगर थीटा बन रहा है और उसके बाद में आपको क्या करना है, P को यहाँ पे मैं B से मिला दूंगा और B को Q से मिलाऊंगा, तो यहाँ पे भी जो एंगल है वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेमी सर्कल में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे हमने सर्कल बना रखा है, इसका सेंटर मैंने O ले रखा है, ए बी यहाँ पे इसका मैंने डायमीटर ले रखा है। तो ये जो डायमीटर है वो इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। अब सेमी सर्कल पे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, सेमी सर्कल पे अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे C ले रखा है, A को C से मिलाऊंगा, C को B से मिलाऊंगा, तो ये जो C पे एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो जो भी आर्क है वो सेंटर पे क्या बनाता है, डबल एंगल बनाता है, किससे, जो सरकमफ्रेंस से। तो अगर ये जो आर्क अगर इसको 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड करेगा तो इसका मतलब सेंटर पे कितना एंगल बन जाएगा, सेंटर पर एक यहाँ पे लाइन बन गई, तो इस लाइन पे कितना एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री का यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, इससे हाफ बनेगा। तो 180 को आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर एक लाइन सेगमेंट हमारे पास गिवन है तो लाइन सेगमेंट क्या, एक लाइन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ए बी एक लाइन सेगमेंट ले रखा है, ए बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, मतलब एक रेखाखंड है। अब ये इस रेखाखंड के देखो ऊपर एक सेगमेंट हो गया और नीचे भी एक यहाँ पे सेगमेंट हो गया। तो इस ऊपर वाले सेगमेंट में अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर की साइड अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने C ले रखा है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे D ले रखा है। अगर यहाँ पे ये इक्वल एंगल बना रही है, कहने का मतलब है A को क्या करना है, C से मिला देना है, उसके बाद में C को मैं B से मिला दूंगा। अगर ये एंगल यहाँ पे मान लो एंगल C है, उसके बाद में आपको क्या बोल रखा है कि ये जो D है इसको मैंने A से मिला रखा है, D को B से मिलाऊंगा, तो यहाँ पे जो एंगल D बन रहा है वो एंगल C के इक्वल है। अगर एंगल C है वो एंगल D के इक्वल है तो उस केस में ये ABCD है वो एक सर्कल पे होंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ABCD एक सर्कल पे होंगे। तो ऐसे एक सर्कल बनेगा, आप एग्जैक्ट बनाओगे तो ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में अगर 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स पे ये लाइन सेगमेंट अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो ABCD एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होंगे और इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, ABCD क्या हो जाएंगे, कनसाइक्लिक होंगे। ABCD क्या हो जाएंगे, कनसाइक्लिक, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, चक्रीय। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में एक यहाँ पे सर्कल गिवन है, अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, तो क्वाड्रिलेटरल आपके पास में यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट मैंने बी ले रखा है, ए को बी से मिला दूंगा, उसके बाद में यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट मैं सी लूँगा और सी को मैं ऐसे मिला के यहाँ पे डी पॉइंट, ए को हमें यहाँ पे डी से मिला देना। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या, जिसकी 4 साइड्स होती है। तो ए बी सी डी यहाँ पे क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ये जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं ए बी सी डी, अगर ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर जो भी मुझे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गिवन है उसके जो वर्टेक्सेस या फिर जो शीर्ष हैं ए बी सी डी, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस या फिर परिधि पर होते हैं, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों का जो सम है वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं कि अगर अपोजिट एंगल्स का जो सम अगर वो 180 डिग्री है, तो उस केस में जो भी हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल है, देखो इस सी को अगर मैंने ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिया तो इसको मैंने यहाँ पे ई बोल दिया, तो यहाँ पे ये जो डी ई सी ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल है वो इसका जो इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल है इसके अपोजिट एंगल यहाँ पे ए है, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एंगल आपके पास में है कौन सा, बी ए डी, ये जो एंगल ए है इसको हमें बीच में लेना है, एंगल बी ए डी ये इक्वल होगा किसके, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई के। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल सी है, यहाँ पे इसका जो इंटीरियर एंगल सी का ये है, यहाँ पे इसके जो अपोजिट में एंगल ए है इसके इक्वल होगा। तो जो भी हमें एक्सटीरियर एंगल लेना है उसका जो इंटीरियर एंगल है उसके अपोजिट वाले एंगल के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे ये जो ए है डी सी ई के इक्वल होगा। 9th क्लास का इंट्रोडक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है, ये आपको आना ज़रूरी है। अगर आपको 9th क्लास का सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता है तो 10th क्लास में प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बनेगी। ये बहुत आसान चैप्टर है, तो ये आपको बताना ज़रूरी था। अब हम 10th क्लास का देखते हैं कि सर्कल में हमें क्या गिवन है। तो 10th क्लास में हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक यहाँ पे सर्कल बना रखा है, यहाँ पे मैं 3 सर्कल ऐसे बना लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक आपके पास में ऐसी लाइन बनेगी, दूसरी लाइन है वो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, और तीसरी जो लाइन है वो इसको यहाँ पे ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रही है। तो एक जो सर्कल है, और यहाँ पे देखो 3 टाइप की लाइन हो सकती है, या तो वो सर्कल को कहीं पे भी टच ना करे, या फिर वो सर्कल के अंदर से सर्कल को काट के जाए, या फिर वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, या फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ये 3 टाइप के यहाँ पे केस बनेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला जो केस है कि सर्कल और लाइन दोनों अलग अलग है, तो इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये लाइन आपकी सर्कल को कहीं पे भी कट नहीं करेगी, तो इसको हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ये जो लाइन है वो इस सर्कल को कहीं पे भी कट नहीं करेगी। तो इसमें बस एक पॉइंट ध्यान में रख लेना
यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या? नहीं। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है कि वो पॉइंट इस लाइन पे भी होना चाहिए, सर्कल पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे इस लाइन को अगर मैं पी क्यू बोलता हूँ, पी क्यू लाइन, ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओ है, इसको कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर अप्रतिच्छेदी रेखा। इसमें एक पॉइंट ध्यान में रख लेना, नो कॉमन पॉइंट, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु इसमें नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे नहीं होगा। अब ये जो सेकंड वाली लाइन है, देखो सेकंड वाली ये जो लाइन यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे क्यू है, ये जो पी क्यू लाइन है ये इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। अगर इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, सर्कल का सेंटर यहाँ पे ओ है। तो यहाँ पे ये जो पी क्यू लाइन है वो इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। ए पॉइंट पे कट कर रही है, उसके बाद में बी पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इस लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पे सीकेंट, सीकेंट लाइन बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो या तो इसको सेकेंड लाइन बोलोगे या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसको हिंदी में आप क्या बोल सकते हो? देखो हिंदी में क्या बोल सकते हो? सेकेंड को तो हम बोलते हैं छेदक रेखा, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो सेकेंड या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो कितने हमारे पास में ए है, वो देखो इस लाइन पे भी पॉइंट है और इस सर्कल पे भी पॉइंट है। ऐसे ये जो बी है वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भी है और ये जो पी क्यू लाइन है इस पे भी है। तो यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन होते हैं। तो सेकेंड या इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि टू कॉमन पॉइंट्स, तो यहाँ पे दो पॉइंट है वो कॉमन होंगे, इसमें सेकेंड या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन में। अब इसके बाद में ये जो थर्ड वाला केस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस सर्कल पे भी है और ये जो लाइन हमारे पास पी क्यू है इस पे भी है। तो यहाँ पे मैंने पी और ये क्यू लाइन है, तो सर्कल और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको अगर मैं यहाँ पे कुछ और लेता हूँ, इन दोनों का कॉमन पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, तो इस केस में यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट क्या करेगी? सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे कट करेगी। यहाँ पे देख सकते हो ओनली एक पॉइंट पे ये सर्कल को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर बोल सकते हैं इसमें एक ही पॉइंट है वो कॉमन होता है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितना होता है? ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो टेंजेंट में क्या ध्यान में रखोगे? वन कॉमन पॉइंट होगा। टेंजेंट है वो सर्कल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट या कट करती है। सेकेंड या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करेगी? सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी या दो कॉमन पॉइंट होता है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या है कि वो सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं करेगी। तो ये तीन लाइंस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पे हमें टेंजेंट को स्टडी करना है, तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर हो गया ओ। अब एक मैं लाइन ऐसी ड्रॉ करूँगा जो इसको एक पॉइंट पे कट कर रही है, आप वो कहीं पे भी ले सकते हो। अगर मैं ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो लाइन आपके पास में P और यहाँ पे Q है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे ये कट कर रही, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ। तो सर्कल और ये जो PQ यहाँ पे क्या? टेंजेंट। सर्कल एंड टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पे कट करती है सर्कल को, टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट करती है सर्कल को, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। ऐसा पॉइंट जिस पे सर्कल पे भी वो पॉइंट होना चाहिए और वो टेंजेंट पे भी पॉइंट होना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है,
उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा, इसको ध्यान में रखना। अब अगर आपसे बोल दे कि एक सर्कल है उस पे मैं कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ, देखो ये जो सर्कल है इस पे आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो। आपको मैंने बता रखा कि जो सर्कल होता है वो इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बना होता है। ये इसका सेंटर है, तो हर पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बना सकता हूँ। देखो ऐसे यहाँ पे आपने टेंजेंट बना दी, वो इस पॉइंट से छू के जा रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे कोई एक टेंजेंट बना देता हूँ, वो इस पॉइंट को छू के जा रही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ऐसे टेंजेंट बना दी जो इस पॉइंट को छू के जा रही है। तो ऐसे करके आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो। देखो सर्कल पे इन्फानाइट पॉइंट होता है, तो एक सर्कल पे हम इन्फानाइट टेंजेंट बना सकते हैं। एक सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, देखो एक सर्कल पे इन्फानाइट पॉइंट होते हैं, तो हर पॉइंट से एक मैं टेंजेंट बना सकता हूं। तो एक सर्कल की बात करता हूं तो यहाँ पे कितनी होती है आपके पास में टेंजेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो इन्फानाइट। बट अगर आपसे सर्कल नहीं पूछे, अगर आपको ये बोल दे कि अगर सर्कल के एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट है, सर्कल के एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट है, सर्कल के एक बिंदु से होकर कितनी टेंजेंट जाएगी, तो यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया। देखो सर्कल पे एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे P लेता हूँ तो इस P पॉइंट से कितनी टेंजेंट जाएगी, ओनली वन टेंजेंट। यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट जाएगी। तो अगर मुझे एक ही पॉइंट गिवन है तो वहाँ पे कितनी बनेगी, ओनली वन टेंजेंट बनेगी। अगर आपसे ये बोल दे कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, ये इसका सेंटर है, ये जो P पॉइंट है ये सर्कल के अंदर है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट जाएगी। देखो सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो यहाँ से मैं कोई भी टेंजेंट नहीं बना पाऊंगा। कैसे नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे देखो एक मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या टेंजेंट है क्या, नहीं, ये इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये क्या बन गई, इसकी सेकेंट बन गई या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन और ड्रॉ कर दूं तो ये भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। तो जो भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर सेकेंट लाइन या छेदक रेखा बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहाँ से हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, जो भी बनेगी वो सारी की सारी सेकेंट या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, नो टेंजेंट। तो यहाँ पे हम एक भी टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। पॉइंट जब सर्कल के अंदर गिवन है तो यहाँ से हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। इसके बाद आपको क्या बोलेगा कि एक पॉइंट सर्कल के बाहर गिवन है, तो यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया, इसका सेंटर O बनाएंगे। हमें ये जो P पॉइंट है ये सर्कल के बाहर गिवन है। अब हमसे पूछेगा कि इस पॉइंट से सर्कल पे मैं कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ से मैं एक टेंजेंट ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, तो एक टेंजेंट तो ये हो जाएगी और दूसरी टेंजेंट हमारे पास में यहाँ से बन जाएगी जो ऐसे करके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट A पे कट कर रही है और यहाँ पे ये सर्कल को B पॉइंट पे कट कर रही है। तो जो पॉइंट सर्कल के बाहर मुझे गिवन है या एक्सटीरियर पॉइंट है, तो वहाँ से मैं कितनी टेंजेंट बना पाऊंगा, वहाँ से मैं दो टेंजेंट इस सर्कल पे ड्रॉ कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं कोई भी टेंजेंट यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। आप ऐसे बनाओगे ये सेकेंड हो जाएगी, ये भी सेकेंड हो जाएगी, ये भी सेकेंड हो जाएगी। तो टेंजेंट ओनली कितनी बनेगी हमारे पास, 2 बनेगी। देखो पॉइंट अगर सर्कल के बाहर गिवन है तो यहाँ से कितनी बनेगी, 2 टेंजेंट बनेगी। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर गिवन है तो यहाँ से कोई भी टेंजेंट हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। सर्कल पे अगर एक पॉइंट गिवन है तो यहाँ पे ओनली 1 टेंजेंट बनेगी। और अगर हमसे पूछे कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट आप बना सकते हो, तो सर्कल पे हम इन्फानाइट टेंजेंट बना सकते हैं। और टेंजेंट सर्कल पे जिस पॉइंट पे कट करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या गिवन है, यही डायग्राम मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ। देखो पॉइंट P सर्कल के बाहर गिवन है, तो यहाँ से मैं 2 टेंजेंट बना सकता हूँ। अब आपको क्या बोला कि P से लेके A, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है और ये जो सर्कल पे जिस पॉइंट पे कट करेगी, मतलब B क्या है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, A भी क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो टेंजेंट की लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, जो भी पी पॉइंट मुझे सर्कल के बाहर गिवन है वहां से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो टेंजेंट की लेंथ है उसको हम क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हम क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो पी ए क्या है, टेंजेंट की लेंथ है, पी बी भी क्या है, टेंजेंट की लेंथ है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों लेंथ है वो इक्वल होती है, पी ए है वो पी बी के इक्वल होती है। सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे दो स्पर्श रेखाएं जब मैं बनाता हूं तो जो इनकी लेंथ है पी ए पी बी ये दोनों इक्वल होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट पी सर्कल के बाहर गिवन है तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये इसका सेंटर ओ हो जाएगा। यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो एक टेंजेंट तो आपकी ऐसे बन जाएगी और दूसरी जो टेंजेंट है वो ऐसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये इस सर्कल को ऐसे छू के जाएगी ना, अच्छे से डायग्राम बनाना है। अभी हम इसके नोट्स देखेंगे तो वहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इसका सेंटर है इस सेंटर को आप क्या करना है, इस पी से मिला देना है। सेंटर को हमने यहाँ पे इस पी से मिला दिया। ओ को अगर मैं यहाँ पे ए से मिला देता हूँ, ओ को मैं यहाँ पे बी से मिला देता हूँ। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो ओ ए ये इसकी रेडियस है, ओ बी भी इसकी रेडियस है। तो ये जो रेडियस है ओ ए ये इस टेंजेंट पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है और यहाँ पे ये जो ओ बी है ये रेडियस है और इस टेंजेंट पे यहाँ पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसके बाद हम एक थ्योरम देखेंगे वो यही है कि अगर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे डाला गया लंब कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ओ को हमने यहाँ पे पी से मिला रखा है तो ये जो ओ पी है ए पी बी ये जो एंगल है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसका क्या मतलब है, इस एंगल को अगर मैंने 3 ले रखा है और इस एंगल को मैंने 4 ले रखा है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए पी ओ, यहाँ पे देखो ए पी ओ ये इक्वल होगा किसके, ओ पी बी, किसके होगा, ओ पी बी के। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये जो OP है वो इस P को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये इसका बाइसेक्टर है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल को अगर मैंने 1 ले रखा है और इस एंगल को मैंने अगर 2 ले रखा है तो ये दोनों एंगल भी यहाँ पे इक्वल होगा। 1 है वो 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा देखो POA एंगल POA इक्वल होगा एंगल POB के, एंगल POB के। तो 1 है वो 2 के इक्वल होगा, 3 है वो 4 के इक्वल होगा और A पे 90 डिग्री B पे भी 90 डिग्री। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि जो PA है वो PB के इक्वल होगी। टेंजेंट सेकेंट या इंटरसेक्टिंग लाइन का एक स्पेशल केस है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर O है और यहाँ पे मैं एक सेकेंट या इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता हूँ। वो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, A पॉइंट यहाँ पे B पॉइंट और PQ यहाँ पे हमने एक सेकेंड ले रखा है। PQ हमारे पास सेकेंड या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब ये इसका स्पेशल केस कैसे, यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने इसका सेंटर O ले रखा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेकेंड है इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास A आ गया, यहाँ पे B आ गया। फिर ऐसे करूँगा तो यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे B आएगा। तो ये जो A एंड B पॉइंट है ये पास आते जाएंगे। जैसे जैसे ऐसे मैं इसको ऐसे बनाता जाऊँगा तो ये दोनों पास आते जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे A एंड B दोनों मिल जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे A एंड B दोनों आके मिल गया। यहाँ पे देख सकते हो पहले A यहाँ था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ऐसे करते करते A यहाँ पे आ गया, अब B यहाँ पे था, फिर B यहाँ पे आया।
अगली बार बी, यहाँ ऐसे करते करते वो ए पॉइंट पे आएगा। तो सेकेंड का ये स्पेशल केस है जब इस सेकेंड के जो दोनों पॉइंट है ए एंड बी, जिन पॉइंट पे ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। ए एंड बी दोनों ए पॉइंट पे आ गए। पी क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन या सेकेंड जब पॉइंट ए से जाएगी तो वो टेंजेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। अब यही तो हमारे पास में क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, और वो यहाँ से होते होते जब पॉइंट ए से जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो टेंजेंट है वो सेकेंड का क्या एक स्पेशल केस है जब दोनों पॉइंट ए एंड बी एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। सर्कल पे दो टेंजेंट्स हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर ओ है। अगर यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ए, यहाँ पे पी क्यू, ये पी क्यू यहाँ पे टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के पैरेलल अगर मैं लाइंस बनाता हूँ तो यहाँ से मैंने इसके पैरेलल लाइन बनाई, बट ये दो पॉइंट पे कट कर रही है तो ये क्या होगा, सेकेंड। तो ये लाइन भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, तो ये सारी की सारी लाइन यहाँ पे सेकेंड है। बट जैसे ये यहाँ पे इस सर्कल के एक पॉइंट पे कट करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे, तो ये जो आपके पास में लाइन है ये क्या हो जाएगी, इस टेंजेंट के पैरेलल है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट पैरेलल बना सकते हैं, हम ओनली दो टेंजेंट लाइन ऐसे बना सकते हैं जो पैरेलल हो। बाकी जो भी आपके पास में लाइन बनेगी अगर सर्कल के अंदर है तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सेकेंड। और सर्कल के ऐसे अगर आप बाहर की साइड बना दोगे तो ये क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या अप्रतिच्छेदी रेखा। तो एक सर्कल पे मैं कितनी पैरेलल लाइंस बना सकता हूँ, एक सर्कल पे मैं दो टेंजेंट है वो पैरेलल बना सकता हूँ। एक सर्कल पे ओनली दो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, ये इसकी टेंजेंट है और ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। अगर आप ऐसे बनाओगे ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, बट बनेगी दो, ठीक है, दो से ज़्यादा आप नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना, एक हमने सर्कल बना रखा, इसका सेंटर ओ है। अब एक मैं यहाँ पे टेंजेंट बना देता हूँ, ये इसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट, ये सर्कल को यहाँ पे टच करते हुए जाएगी तो ये इसकी होगी टेंजेंट। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई एक यहाँ पे टेंजेंट ले रखा है, पॉइंट पी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अब ये जो सर्कल का सेंटर यहाँ पे ओ है, इस सेंटर से इस टेंजेंट पे एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ पे ये इसकी ओपी रेडियस है और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना कि जो ओपी है एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगी। इसका क्या मतलब है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आपको ध्यान में रखना कि जब भी मेरे पास एक टेंजेंट गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। ओपी टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो कभी कभी इस ओपी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, या फिर आप इसको बोलते हो अभिलंब। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस ओपी को हम नॉर्मल या फिर अभिलंब भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता। अब जो भी हमने स्टडी किया उसके हिंदी एंड इंग्लिश में नोट्स अब यहाँ पे आप देख सकते हो। राउंड शेप को हम सर्कल बोलते हैं, ये इसके एग्जांपल्स है। इसको बनाने के लिए कंपास में हम एक फिक्स पॉइंट लेंगे, उसको हम सेंटर यहाँ पे ओ बोल रखा है, और इसको मैं ऐसे एक राउंड लगा दूंगा तो यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल क्या हो जाएगा, द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड सर्कल। तो फिक्स पॉइंट यहाँ पे ओ है, इसको सेंटर बोलेंगे। उसके बाद में जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सेंटर, या फिर आप रेडियस को क्या बोल सकते हो, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। देखो ओपी यहाँ पे क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ओ एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। तो सर्कल पे हमने पॉइंट यहाँ पे P ले रखा है,
तो O को अगर मैं P से मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। O सर्कल का सेंटर है, OP यहाँ पे रेडियस है और ये इसकी क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी। अब या फिर आप रेडियस को क्या बोल सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप देख सकते हो P पॉइंट कहाँ है, सरकमफ्रेंस पे, तो सरकमफ्रेंस से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हिंदी वाले क्या लिख सकते हो, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है वर्त कहलाता है। स्थिर बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है। नियत दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या की एक और डेफिनेशन, केंद्र को वर्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाता है। या फिर क्या बोल सकते हो, वर्त के केंद्र और उसकी परिधि के बीच की दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, परिधि या वर्त का परिमाप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय टेकिंग वन राउंड अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो एक पूरा राउंड जब हम करेंगे तो उसको हम बोल देंगे सरकमफ्रेंस। या फिर आप क्या बोल सकते हो, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ से इसको मैं ऐसे तोड़ के यहाँ पे ये जो सरकमफ्रेंस है इसको अगर मैं ऐसे यहाँ पे कर दूंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ है, इसी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। वर्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर जो दूरी तय होती है उसे परिधि या वर्त का परिमाप कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हो संपूर्ण वर्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोड या फिर जीवा। तो इसमें आपको क्या बताया था, इस सर्कल हम लेते थे, इसकी सरकमफ्रेंस पे हमने 2 पॉइंट ले रखा है P एंड Q। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो इसी को हम बोलते हैं कोड बोलते हैं। तो लाइन टचेस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हो सरकमफ्रेंस को ये 2 पॉइंट पे लाइन है जो टच कर रही है, और जो कोड होती है वो सर्कल के अंदर रहती है। अगर यही इससे बाहर निकल जाएगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जो रेखा वर्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है जीवा कहलाती है। डायमीटर क्या होता है, द कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को वर्त का व्यास कहते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। व्यास वर्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। सभी व्यासों की लंबाई समान होती है जो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर, ओ ए ओ बी क्या, रेडियस। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो डायमीटर है वो r प्लस r, तो डायमीटर किसके इक्वल होगा, 2r के। तो डायमीटर 2 इंटू रेडियस, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो रेडियस है तो इस 2 को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो d/2 आएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। इसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे OP है वो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या या रेडियस। AB इसका क्या होगा, डायमीटर, और ये जो ST है ये क्या हो जाएगी, इसकी जीवा हो जाएगी। अब यहाँ से D इक्वल्स टू 2r, तो r इक्वल्स टू d/2। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2πr के। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर रीजन या वर्तीय क्षेत्र। द पार्ट ऑफ द सर्कल दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। वर्त का वह भाग जिसमें वर्त और उसका आंतरिक भाग शामिल होता है वर्तीय क्षेत्र कहलाता है। तो देख सकते हो इंटीरियर जो पार्ट और ये जो सर्कल है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर रीजन, या फिर इसको बोलते हैं वर्तीय क्षेत्र। तो ये जो सर्कल है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। इनसाइड ऑफ ए सर्कल, तो ये इंटीरियर या फिर आंतरिक या अभ्यंतर भाग। ऑन द सर्कल पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की बाउंड्री पे जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोल देंगे या ऑन द सर्कल। एंड आउटसाइड ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल के बाहर है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर या बहिर्भाग। अब यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो
वर्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। वर्त के अंदर का भाग आंतरिक या अभ्यंतर भाग, वर्त और वर्त के बाहर का भाग या बहिर्भाग। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्क। आर्क या फिर चाप। आर्क क्या होता है? एन आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल joining 2 points on the circumference of the circle। तो सर्कमफ्रेंस पे हमने 2 पॉइंट ले रखा P एंड Q, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। चाप वर्त का वह भाग है जो वर्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को जोड़ता है। तो P एंड Q वर्त की परिधि पे 2 बिंदु है, इनको जोड़ने वाले को हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। आर्क 2 टाइप का होता है, एक तो होता है माइनर आर्क, दूसरा क्या होता है? मेजर आर्क होता है। P को अगर मैं यहाँ पे Q से मिलाऊंगा तो ये स्मॉलर पार्ट या छोटा भाग, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे PQ, उसके ऊपर ऐसे आर्क जैसा हम बना देंगे। माइनर आर्क का मतलब होता है लघु चाप। P को अगर मैं ऊपर से ऐसे Q से मिलाऊंगा तो ये लार्जर पार्ट है, बड़ा भाग है, इसी को हम बोलते हैं मेजर आर्क। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PRQ। एक हमने पॉइंट यहाँ पे R ले रखा है, तो PRQ ऐसे आर्क लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका मेजर आर्क या दीर्घ चाप। दोनों आर्क अगर इक्वल है तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल या फिर अर्धवर्त। तो यहाँ पे PQ क्या हो जाएगा? डायमीटर या फिर व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? When P and Q are ends of a diameter, then both arcs are equal and each is called a semicircle। जब P और Q एक व्यास के सिरे हो तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं और प्रत्येक चाप को अर्धवर्त कहते हैं। अब इसके बाद आता है सेगमेंट या वर्तखंड। तो वर्तखंड क्या होता है? देखो PQ यहाँ पे हमने कोड ले रखा है और यहाँ से मैं P को जब मैं Q से मिलाऊंगा तो ये आर्क हो जाएगा। तो कोड और आर्क से जो एरिया बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। एन एरिया मेड बाय ए कोड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। वर्त के किसी जीवा द्वारा विभाजित वर्त के खंड को वर्तखंड कहते हैं। सेगमेंट भी 2 टाइप का होता है। लार्जर सेगमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और स्मॉलर जो सेगमेंट है उसको हम बोल देंगे माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट हो जाएगा। इन केस द 2 सेगमेंट्स आर इक्वल देन ईच इज कॉल्ड ए सेमी सर्कुलर रीजन। यदि दोनों वर्तखंड बराबर हो तो प्रत्येक को अर्धवर्तीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे PQ डायमीटर हो गया, यहाँ पे दोनों सेगमेंट इक्वल हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर या फिर त्रिज्य खंड। तो इसमें आपको क्या बता रखा है? एक हमने यहाँ पे सर्कल बनाया था, इसका सेंटर हमने O ले रखा है। 2 पॉइंट P लेता हूँ, उसके बाद में Q लेता हूँ। P को Q से मिलाएंगे, O को भी हम Q से मिलाएंगे और PQ यहाँ पे आर्क है। तो इन दोनों के बीच में जो आपका एरिया बनेगा वो सेक्टर हो जाएगा। तो OP रेडियस, OQ भी यहाँ पे रेडियस है। एन एरिया मेड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल बाय जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो देखो यहाँ पे जो सेक्टर आपके पास में PQ, तो इसका एंड पॉइंट P है। P को हमने सेंटर O से मिला दिया, Q को भी हमने सेंटर O से मिला दिया। तो ये जो एरिया है वो क्या बन गया? आपका सेक्टर बन गया। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। ये इसका यहाँ पे डायग्राम हो गया। PQ यहाँ पे एक आर्क या चाप है, OP यहाँ पे रेडियस, OQ रेडियस, इनके बीच में जो एरिया वो हो गया सेक्टर या त्रिज्य खंड। सेक्टर भी 2 टाइप का होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। मेजर आर्क से जो सेक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। माइनर आर्क से जो सेक्टर बनेगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इन केस द 2 सेक्टर्स आर इक्वल देन ईच इज कॉल्ड ए सेमी सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर दोनों त्रिज्य खंड इक्वल है तो उस केस में इसको हम बोलेंगे अर्धवर्तीय क्षेत्र या सेमी सर्कुलर रीजन हम बोलेंगे। अब हम यहाँ पे थ्योरम्स को देखेंगे। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो AB एंड CD यहाँ पे इक्वल कोड है। अब यहाँ पे जो एंगल है देखो, A को O से मिलाएंगे,
बी को भी ओ से मिलाएंगे तो एंगल बनेगा ए ओ बी। सी को ओ से मिला देंगे, डी को ओ से मिलाएंगे तो सी ओ डी। तो यहाँ पे ये जो एंगल है सेंटर पे ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब, जब दोनों कोड यहाँ पे इक्वल होगी। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। यहाँ पे देखो ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल गिवन है। ए बी एंड सी डी यहाँ पे कोड है, इनके द्वारा सेंटर पे बना कोण इक्वल है तो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगी। अब नोट में क्या लिख देना, इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर corresponding आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। यदि किसी वर्त की दो जीवाएं बराबर है तो उनके संगत चाप है वो बराबर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे दो हमने कोड ले रखी पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे जो आर्क है पी क्यू ये आर एस के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल देन देयर corresponding कोड्स आर इक्वल। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि दो चाप बराबर है हमारे पास में कि जो पी क्यू आर्क है वो आर एस के इक्वल है तो उस केस में ये जो जीवा है पी क्यू वो आर एस के इक्वल होगी। यहाँ पे हमने ये दोनों पॉइंट्स लिखा फर्स्ट एंड सेकंड। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। किसी वर्त के सर्वांगसम या बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इक्वल आर्क हमने ले रखा है पी क्यू और आर एस, तो इक्वल आर्क है तो कोड भी ये जो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगी इक्वल, और इक्वल कोड होती है वो सेंटर पे क्या करेगी, इक्वल एंगल बनाती है। हमने यहाँ पे देख रखा है स्टार्टिंग में कि दो कोड्स हमारे पास में अगर इक्वल है तो वो सेंटर पे क्या करेगी, इक्वल एंगल बनाएगी। तो दो चाप अगर इक्वल है तो सेंटर पे जो कोण है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आर्क्स अगर इक्वल गिवन है तो उनका जो सेंटर पे जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो भी क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अब यहाँ पे देखो पी क्यू हमारे पास एक कोड है, आर एस भी एक हमारे पास कोड है और सेंटर इसका ओ है। पी क्यू अगर आर एस के इक्वल है तो उस केस में सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस है ओ एल ओ एम भी क्या होगी, इक्वल होगी। या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक वर्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। अब यहाँ पे वर्त का ये सेंटर है, यहाँ से देख सकते हो कि ओ एल ओ एम हमें इक्वल गिवन है। ये डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे डी लेता हूँ तो ये दोनों इक्वल है। देखो ओ से एल ओ से एम अगर डी है दोनों इक्वल है तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पी क्यू यहाँ पे कोड है, ओ इसका सेंटर है, सेंटर ओ से कोड पी क्यू पे एक मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पी एम है वो एम क्यू के इक्वल होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। क्या बोल रखा, देखो ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड। सेंटर से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है किस पे, कोड पे, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब पी एम है वो एम क्यू के इक्वल है। तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, इस परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, इस कोड पी क्यू के। एक वर्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल
पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 दिए हुए असरेखीय बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वर्त है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट ले रखे हैं ए बी सी, तीनों हमारे पास में क्या है असरेखीय। असरेखीय यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मतलब तीनों एक लाइन पे नहीं है। इन तीनों पॉइंट से हम ओनली 1 सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कि अगर मेरे पास में एक पॉइंट गिवन है यहाँ पे P, तो इस पॉइंट से मैं इन्फानाइट सर्कल बना सकता हूँ। अगर 2 पॉइंट गिवन है P एंड Q, तो यहाँ से भी आपके पास में इन्फानाइट सर्कल्स बन सकते हैं। तो एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है तो इन्फानाइट सर्कल, 3 पॉइंट है बट वो तीनों की तीनों क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ओनली 1 सर्कल। उसके बाद में अगर 3 पॉइंट हमें एक ही लाइन पे गिवन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे 3 कोलिनियर पॉइंट, मतलब सहरेखीय बिंदु। तो उस केस में हम कोई भी सर्कल नहीं बना पाएंगे। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ए एंड सी को लेके अगर मैंने एक सर्कल बनाया तो बी इसके अंदर आ गया। अगर मैं ए और बी को लेके एक सर्कल बनाऊंगा तो सी क्या हो जाएगी सर्कल के बाहर है। तो रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज थर्ड पॉइंट विल लाई इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्योंकि तीसरा बिंदु 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्त के अंदर या बाहर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पे हमने पी क्यू एक आर्क ले रखा है और P को O से मिलाऊंगा, Q को O से मिलाऊंगा। फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, इसमें एक पॉइंट हमने A ले रखा है, P को A से मिलाएंगे, Q को भी A से मिलाएंगे। तो A पे जितना एंगल बनेगा उसका डबल कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे बनेगा। एंगल POQ कितना मेरे पास यहाँ पे 2 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल क्या है PAQ, तो PAQ कितना मेरे पास में थीटा है। तो यहाँ पे देखो 2 थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो ये दोनों इक्वल है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिया 2 लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो कि एक आर्क है, उससे जो सेंटर पे जो कोण है वो उसके रिमेनिंग पार्ट से क्या होगा डबल होगा। यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे कितना बनाएगा वो 2 थीटा बनाएगा। तो पी क्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क से जो होगा उसको तो हम एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाले में देखो, ये जो पी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेजर आर्क है। तो यहाँ से देखो सेंटर पे तो एंगल 2 थीटा बनेगा। यहाँ पे पॉइंट मैं ए लेता हूँ, पी को ए से मिलाऊंगा, उसके बाद में क्यू को ए से मिलाऊंगा, तो रिमेनिंग पार्ट में एंगल क्या बन गया थीटा। यहाँ पे थीटा तो सेंटर पे कितना बनाएगा 2 थीटा बनाएगा। बट ये किससे बन रहा है, ये मेजर आर्क से बन रहा है। पी क्यू यहाँ पे क्या मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क से बनेगा तो उसको हमें क्या बोलना है, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण हम उसको बोलेंगे। तो यहाँ से लिख देना रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। देखो पी ओ क्यू इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू के। ठीक है, उसके बाद में देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया, सेंटर O, 2 पॉइंट P एंड Q, P को O से मिलाएंगे, Q को O से मिलाएंगे। अब सेम सेगमेंट ऊपर वाला, इसमें एक पॉइंट A लूंगा, एक B लूंगा, A को P से मिलाऊंगा, A को Q से मिलाऊंगा, B को P से मिलाएंगे, B को Q से मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल PAQ इक्वल होगा एंगल PBQ के। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे आपका सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कितना 90 डिग्री का। एंगल ACB कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic.
यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वर्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। ए बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट हमने सी ले रखा है, यहाँ पे डी ले रखा है। ए को मैं सी से मिलाऊंगा, सी को मैं यहाँ पे बी से मिला दूंगा, फिर ए को डी से मिलाएंगे, बी को भी डी से मिलाएंगे। एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है। एंगल सी अगर एंगल डी के इक्वल है लाइन सेगमेंट ए बी के सेम साइड में, तो ये जो चारों पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, एक सर्कल पे होंगे। ए बी सी डी क्या होंगे, एक सर्कल पे हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है ए बी सी डी आर कंसाइक्लिंग। यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन सेगमेंट हमने ए बी ले रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट सी लूंगा, ए को सी से मिलाऊंगा, फिर बी को सी से मिलाऊंगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे डी ले रखा है, ए को डी से मिलाएंगे, बी को भी हमें यहाँ पे डी से मिला देना है। तो एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। तो ये जो चारों पॉइंट है ए बी सी डी ये एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे होंगे, यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है, ये इसका मतलब है। उसके बाद में आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। इफ ऑल वर्टेक्सेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल इट इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वर्त की परिधि पर होते हैं तो ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी ये एक आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों वर्टेक्स ए बी सी डी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हैं या फिर ऑन द सर्कल है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 के इक्वल, एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 के इक्वल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री है तो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः विपरीत कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने देखो डी सी ई ये हमने एक एक्सटीरियर एंगल ले रखा है, तो इसका जो अंतः कोण है यहाँ पे सी है। अब इसके अपोजिट में क्या मेरे पास में ए है, तो ये जो आपके पास में है डी सी ई ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, तो बी ए डी के इक्वल होगा, ये इसका मतलब है। अब क्लास 10th में हमें क्या गिवन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। व्हेन ए लाइन एंड ए सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट देन इट इज कॉल्ड ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। यदि रेखा तथा वर्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो हम उस रेखा को वर्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे सर्कल बना रखा है, यहाँ पे एक ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। लाइन सर्कल को अगर किसी भी पॉइंट पे टच या कट नहीं कर रही है इसका मतलब वो क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सेकंड है सेकेंड लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये 2 पॉइंट्स पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ऐसी रेखा जो किसी वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उस वर्त की छेदक या अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ए एंड बी, ये सर्कल पे भी है, इस लाइन पे भी है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉमन होंगे। नेक्स्ट है टेंजेंट। तो टेंजेंट को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती या फिर टच करती है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु। ओनली 1 कॉमन पॉइंट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए लाइन दैट टचेज द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट
इज नोन एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ऐसी रेखा जो किसी वर्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तो उसे हम उस वर्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। स्पर्श रेखा और वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ए सर्कल कैन हैव इन्फानाइटली मेनी टेंजेंट्स। एक वर्त की अपरिमित रूप से हम अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एक सर्कल पे हम इन्फानाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट दैट लाइज ऑन ए सर्कल। हम एक वर्त के एक बिंदु से होती हुई केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वर्त पे यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो अगर मुझे एक ही पॉइंट गिवन है तो यहाँ से मैं ओनली वन टेंजेंट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या मेरे पास में टेंजेंट है। तो अगर एक पॉइंट गिवन है तो वहाँ से हम ओनली वन टेंजेंट बना पाएंगे। देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। यदि बिंदु वर्त के अंदर है तो वर्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, अर्थात शून्य स्पर्श रेखा। अगर पॉइंट P इस वर्त के अंदर है तो जितनी भी इस पॉइंट से जाने वाली लाइन है वो क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। एक भी स्पर्श रेखा हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। यदि बिंदु वर्त के बाहर स्थित है तो वर्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये जो पॉइंट P है वो वर्त के बाहर है, तो यहाँ से मैं दो स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा की लंबाई। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। बाएं बिंदु से वर्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट हमारा P है और A है ये क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो P से लेके A या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जो लेंथ होती है टेंजेंट की, उसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो PA एंड PB यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बाएं बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो PA है वो PB के इक्वल होगी। अब यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो। यहाँ पे एक सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर O है, एक पॉइंट P है जो सर्कल के बाहर है। यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। अब O को क्या करेंगे, इस P से हम मिला देंगे। O से A को मिलाऊंगा, ये रेडियस है। O को B से मिलाऊंगा, ये भी रेडियस है। तो O को अगर मैं A से मिलाऊंगा तो यहाँ पे जो एंगल A है वो 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही O को जब मैं B से मिलाऊंगा तो ये जो B एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। रेडियस टेंजेंट पे थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो B पे 90 डिग्री, A पे भी 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे सेंटर वाले एंगल को 1 ले रखा है, इसको 2, और यहाँ पे 3 और 4 ले रखा है। OP एंगल P को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। OA OB रेडियस है, एंगल PAO 90 डिग्री, एंगल PBOB कितना 90 डिग्री, एंगल APO इक्वल होगा एंगल BPO के इक्वल होगा। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। POA इक्वल होगा POB के, एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल होगा। PAPB के इक्वल होगा, PAPB के इक्वल होगा। The tangent to a circle is a special case of the secant when the two end points of its corresponding chord coincide। किसी वर्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे समपाती हो जाए। समपाती का मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो PQ एक सीकेंट या इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये सर्कल को A एंड B दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सीकेंट या इंटरसेक्टिंग लाइन के जब दोनों पॉइंट A एंड B एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो उस केस में जब यहाँ से ये सीकेंट जाएंगी तो वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी।
तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, और पॉइंट ए को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उसके बाद में देखो, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी डैश क्यू डैश एक यहाँ पे टेंजेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखो पी क्यू, ये क्या है, सेकेंड है। तो इस पी क्यू के पैरेलल ऐसे मैं यहाँ पे बनाता गया तो पी डैश क्यू डैश क्या बन जाएगी, ये इसकी टेंजेंट बन जाएगी। और इस तरफ मैं ऐसे सेकेंड को ड्रॉ करता जाऊंगा तो यहाँ पे पी डबल डैश क्यू डबल डैश भी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो पी डैश क्यू डैश पैरेलल है पी क्यू के, और ये पैरेलल है पी डबल डैश क्यू डबल डैश के। तो पी क्यू यहाँ पे क्या सेकेंड है, पी वन क्यू डैश क्या टेंजेंट, पी डबल डैश क्यू डबल डैश भी क्या टेंजेंट है। यहाँ पे एक सर्कल बना रखा है, ए बी इसकी एक टेंजेंट है, और इसके पैरेलल ओनली 1 टेंजेंट होगी, कौन सी, सी डी। तो एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट, जो दोनों क्या पैरेलल है। उसके बाद देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या टेंजेंट है, और ओपी इसकी रेडियस है। तो ये जो रेडियस है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ओपी वो परपेंडिकुलर है यहाँ पे एक्स वाई के। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट। यहाँ पे देखो ओपी रेडियस है, इसका एंड पॉइंट पी है, यहाँ से हमने एक लाइन बना दी। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, तो पी से हमने एक ऐसी लाइन बना दी, एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो ये जो लाइन है ये इस रेडियस के क्या परपेंडिकुलर है, इज ए टेंजेंट टू सर्कल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल की टेंजेंट बोलेंगे। वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर त्रिज्या लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ओपी है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या फिर अभिलंब भी बोलते हैं। एक्स वाई यहाँ पे टेंजेंट है, पी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या स्पर्श बिंदु, ओपी यहाँ पे रेडियस है, और ये टेंजेंट के साथ पॉइंट पी पे क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहीं पे आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सर्कल का कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।